क्या आपने कोलंबस के झूठ के बारे में सुना है या सोना बनाने के नुस्खे के बारे में या फिर समय के प्रकार के बारे में। आइए आज पता करते हैं नियमों के माध्यम से इनके बारे में। नियम 31, विकल्पों पर नियंत्रण रखें, दूसरों को वही कार्ड खेलने दें जो आप बांटते हैं। नियम 31 उन लोगों के लिए सबसे बड़ी मानसिक चाल है जो दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं होने देना चाहते। यह नियम आपको एक कठपुतली मास्टर बनाना सिखाता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने अपनी मर्जी से कोई फैसला लिया लेकिन अंत में वही हुआ जो कोई और चाहता था? इसे कहते हैं पसंद का भ्रम। शक्ति का 31वां नियम कहता है, लोगों को विकल्प दें लेकिन वे विकल्प सिर्फ वही होने चाहिए जो आपके हक में हो। जब आप किसी को दो रास्ते देते हैं और दोनों ही आपके ही लक्ष्य की ओर जाते हैं तो सामने वाले को लगता है कि वह आज़ाद है और उसने खुद चुनाव किया है। इस तरह वे आपके फैसले के लिए आपको दोष नहीं दे सकते क्योंकि चुनाव तो उनका था, पर दुनिया का सबसे चालाक नियंत्रण है। नियम का पालन। इवान द टेरिटोल का त्याग। रूस के जार इवान द टेरिबल को सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करनी थी। उन्होंने एक अनोखा नाटक किया। वे अचानक मॉस्को छोड़कर एक छोटे से गांव में रहने चले गए और घोषणा की कि वे अब राजा नहीं रहना चाहते। पूरा देश डर गया क्योंकि उनके बिना अराजकता फैल सकती थी। लोगों ने उनसे वापस आने की विनती की। इवान ने उनके सामने दो विकल्प रखे। पहला, या तो वे वापस नहीं आएंगे और देश डूब जाएगा, और दूसरा, या फिर वे वापस आएंगे लेकिन उनके पास किसी को भी बिना मुकदमे के सज़ा देने और पूरी संपत्ति जब्त करने की असीमित शक्ति होगी। जनता के पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने दूसरी शर्त मान ली। इवान ने उन्हें एक ऐसा विकल्प दिया जिसमें उनकी जीत पक्की थी। लोगों को लगा कि उन्होंने सुरक्षा चुनी है जबकि उन्होंने असल में गुलामी चुनी थी। विकल्पों का नियंत्रित। विकल्पों को नियंत्रित करने की 3 बड़ी तकनीकें हैं। आप दूसरों के सामने कार्ड्स को कैसे बांट सकते हैं। पहला बिंदु, कलरिंग द ऑप्शंस। सामने वालों को 2 विकल्प दें। एक विकल्प को बहुत बुरा और डरावना दिखाएं और दूसरे को बहुत आसान और फायदेमंद दिखाएं। वे डर के मारे आपके पसंदीदा विकल्प को ही चुनेंगे। दूसरा बिंदु है द रेजिडेंस मूव। किसी चीज़ को पाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे मना कर देना। जब आप किसी को किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो वे उसे पाने के लिए और भी ज़्यादा जिद करते हैं। आपने उन्हें ना कहकर उसे पाने के लिए मजबूर कर दिया है। तीसरा बिंदु है द वीक अल्टरनेटिव। एक बहुत ही कमज़ोर विकल्प रखें जो टिक ही ना सके। जब वह फेल हो जाएगा तो सामने वाला आपके मजबूत विकल्प की ओर खुद ब खुद आ जाएगा। अब बात करते हैं नियम के उल्लंघन के बारे में। हाँ या ना की गलती। सबसे बड़ी गलती है सामने वाले को सिर्फ एक ही रास्ता देना। जब आप किसी से कहते हैं यह करो तो उनका अहंकार जाग जाता है और वे विरोध करते हैं। शक्ति के खेल में कभी भी किसी को दीवार से न सटाएं। उन्हें भागने के लिए 2 रास्ते दें लेकिन पक्का करें कि दोनों रास्ते आपके पिंजरे में ही खुलते हों। जो लोग सीधे आदेश देते हैं वे अक्सर विद्रोह का शिकार होते हैं। आज के दौर में व्यवहारिक सलाह। इसे आज की लाइफ और बिजनेस में कैसे इस्तेमाल करें। पहला बिंदु, सेल्स और मार्केटिंग। ग्राहक को कभी यह न पूछें कि क्या आप खरीदना चाहते हैं। उनसे पूछें, क्या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे या कैश से। आपने उनके खरीदने के फैसले को पहले ही मान लिया है। उन्हें सिर्फ भुगतान का तरीका चुनना है। दूसरा बिंदु, ऑफिस मीटिंग्स। अपने बॉस को 2 आइडिया दें। एक आइडिया थोड़ा कच्चा रखें और दूसरे को बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन के साथ पेश करें। बॉस को लगेगा कि फैसला उनका है। तीसरा बिंदु, यूट्यूब कंटेंट। अपनी ऑडियंस से पूछे, अगली वीडियो फाइनेंस पर चाहिए या स्टॉक्स मार्केट पर। मुद्दा यह नहीं है कि वे क्या चुनेंगे, मुद्दा यह है कि वे आपकी ही वीडियो देखेंगे। अब बात करते हैं इस नियम के अपवाद के बारे में। क्या यह हमेशा काम करता है? नहीं। अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है तो वह आपके खेल को समझ जाएगा। इसलिए आपके विकल्प इतने स्वाभाविक लगने चाहिए
कि उनमें कोई डिजाइन न दिखे। चालाकी वही है जो दिखाई न दे। तो दोस्तों याद रखिए, असली ताकत दूसरों को मजबूर करने में नहीं, बल्कि उन्हें चुनने के लिए प्रेरित करने में है। कार्ड्स आपके पास होने चाहिए, खेल भले ही कोई और खेल रहा हो। अगला नियम, नियम 32, लोगों की कल्पनाओं के साथ खेलें। नियम 32 सत्ता के उस मनोवैज्ञानिक पहलू को उजागर करता है जिसे हर सफल विज्ञापनदाता, राजनेता और फिल्म मेकर जानता है। यह नियम कहता है कि सच अक्सर कड़वा और बोरिंग होता है, लेकिन कल्पना रंगीन और लुभावनी होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि उन विज्ञापनों की तरफ क्यों खींचे चले जाते हैं जो कहते हैं कि 21 दिन में पैसा डबल या एक हफ्ते में गोरापन? हम जानते हैं कि यह सच नहीं है, फिर भी हमारा मन उसे मानकर चाहता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि सच्चाई अक्सर कठोर, बदसूरत और थकाने वाली होती है। लोग सच से भागना चाहते हैं। अगर आप उन्हें एक ऐसा सपना दिखा सकें जो उनके दुखों को भुला दे, तो वे आपके पीछे वैसे ही चलेंगे जैसे चूहे बांसुरी वाले के पीछे चलते थे। जो कड़वा सच बोलते हैं लोग पत्थर मारते हैं, लेकिन जो मीठा भरम बेचता है उसे लोग अपना मसीहा मानते हैं। नियम का पालन, वेनिस के जालसाज और सोना बनाने का नुस्खा के बारे में। 16वीं सदी में वेनिस के लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। वहां एक जादूगर आया जिसने दावा किया कि उनके पास लोहे को सोने में बदलने का एक गुप्त तरीका है। उसने कभी यह नहीं कहा कि यह आसान है, बल्कि उसने इसे बहुत रहस्यमयी बनाया। उसने लोगों को एक ऐसी दुनिया का सपना दिखाया जहां कोई गरीब नहीं होगा। हालांकि बुद्धिमान लोग जानते थे कि यह नामुमकिन है, लेकिन वे मानना चाहते थे। उन्होंने उस पर लाखों खर्च किए। जब तक सच सामने आया, वह जादूगर अपनी तिजोरियां भरकर गायब हो चुका था। उसने लोगों के लालच से ज़्यादा उनकी अमीर होने की कल्पना का फायदा उठाया। कल्पना और सच्चाई का टकराव। शक्ति के खेल में इन दोनों के बीच एक अंतर समझना बहुत जरूरी है। सच्चाई, बदलाव धीरे धीरे आता है, कड़ी मेहनत जरूरी है, किस्मत का कोई शॉर्टकट नहीं है, लोग इसे सुनना नहीं चाहते। अब बात करते हैं कल्पना। कल्पना एक जादुई बदलाव है। अचानक मिली शोहरत, बिना मेहनत के सफलता, लोग इसके लिए जान भी दे सकते हैं। कल्पनाओं के साथ खेलने की 3 तकनीकें। आप दुश्मनों के सपनों का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? अतीत का सुनहरा दौर। लोगों को बताएं कि पहले सब कितना अच्छा था और आप उन्हें वापस वही अच्छे दिन दिला सकते हैं। पुरानी यादें एक बहुत बड़ी शक्ति है। दूसरा बिंदु है अचानक बदलाव का वादा। लोगों को एक ऐसी चाबी दिखाएं जो उनकी सारी समस्याओं को एक झटके में हल कर दे, जैसे एक खास डाइट प्लान या एक गुप्त इन्वेस्टमेंट ट्रिक। तीसरा बिंदु है रोमांच और रहस्य। अपनी बातों में थोड़ा सस्पेंस रखें। जब चीज़ें साफ नहीं होती तो लोग अपनी मर्जी की सुखद कल्पनाएं उसमें जोड़ देते हैं। आज के दौर में व्यवहारिक सलाह क्या हो सकती है? इसे आज की मार्केटिंग और कंटेंट की दुनिया में कैसे इस्तेमाल करें? पहला बिंदु, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस। सिर्फ डेटा न दिखाएं, उन्हें एक आज़ाद जिंदगी का सपना दिखाएं जहां वे बीच पर बैठकर पैसे कमा रहे हों। लोग उस विजुअल के लिए आपकी वीडियो देखेंगे। दूसरा बिंदु, पर्सनल ब्रांडिंग। अपनी इमेज ऐसी बनाएं जैसे आप किसी खास दुनिया से आए हों। लोग आपकी सफलता की कहानियों में अपनी सफलता की कल्पना करने लगते हैं। तीसरा बिंदु, विज्ञापन। परफ्यूम के विज्ञापन कभी स्मेल के बारे में नहीं होते, वे हमेशा आकर्षण और रोमांस की कल्पना के बारे में होते हैं। नियम का अपवाद। क्या कभी कल्पना दिखाना भारी पड़ सकता है? हाँ, अगर आप पकड़े जाएं। अगर आप ऐसा सपना दिखाते हैं जो बहुत ही बचकाना हो, तो लोग आपको धोखेबाज समझेंगे। आपकी कल्पना में सच्चाई का तड़का होना चाहिए। सपना ऐसा हो जो मुमकिन लगे, भले ही वह बहुत मुश्किल हो। तो दोस्तों याद रखिए, सच्चाई का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं। जो लोगों को उनके सपनों की सैर करा सकता है, वही उनके दिलों पर राज कर सकता है। नियम 33, हर किसी की कमजोरी को पहचानें। नियम 33 सत्ता के खेल का सबसे सटीक और व्यवहारिक नियम है।
यह नियम आपको एक जासूस की तरह सोचना सिखाता है, जो लोगों की बातों को नहीं बल्कि उनके डर और उनकी दबी हुई इच्छाओं को पढ़ता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वह आपकी बात नहीं मानता, और फिर अचानक कोई दूसरा आता है, एक छोटी सी बात कहता है और काम हो जाता है। शक्ति का 33वां नियम कहता है, हर इंसान के अंदर एक कमजोर कड़ी होती है। रॉबर्ट ग्रीन इसे थंब स्क्रू कहते हैं। यह वह बटन है जिसे दबाते ही सामने वाला आपके नियंत्रण में आ जाता है। यह कमजोर कोई डर हो सकती है, कोई पुरानी याद या कोई ऐसी इच्छा जिसे वह दुनिया से छुपाता है। एक बार आपने वह प्रेशर पॉइंट ढूंढ लिया तो आप किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं। कमजोरी ढूंढने के 4 गुप्त तरीके होते हैं। आप किसी की गुप्त कमजोरी का पता कैसे लगा सकते हैं? पहला बिंदु, बचपन के डर और अधूरापन। ज़्यादातर लोगों की कमजोरियां उनके बचपन में छुपी होती हैं। जिसे बचपन में प्यार नहीं मिला वह तारीफ का भूखा होगा, जिसे गरीबी झेलनी पड़ी वह पैसे के लिए कुछ भी करेगा। दूसरा बिंदु, विरोधी गुण, द अपोजिट ट्रेट। जो इंसान बाहर से बहुत सख्त दिखता है वह अक्सर अंदर से बहुत भावुक होता है। जो बहुत पवित्र बनने का नाटक करता है उसके अंदर अक्सर कोई बड़ा लालच छुपा होता है। तीसरा बिंदु, अनियंत्रित भावनाएं। गुस्से में या बहुत ज़्यादा खुशी में इंसान वो सच बोल देता है जो वह छुपाना चाहता है। उनकी भावनाओं के बहकावे का इंतजार करें। चौथा बिंदु, मदद और एहसास। देखें कि सामने वाला किस चीज़ के लिए आपकी मदद मांगता है, वही उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत और कमजोरी होती है। नियम का पालन, कार्डिनल रिचेल्यू और जासूसी। फ्रांस के मशहूर कूटनीतिज्ञ कार्डिनल रिचेल्यू के पास सत्ता की असीम शक्ति थी। उनकी ताकत का राज यह था कि वे अपने दुश्मनों से लड़ते नहीं थे बल्कि उनकी कमजोरियों का रिकॉर्ड रखते थे। उन्होंने एक ऐसा जासूसी तंत्र बनाया था जो सिर्फ राजनीतिक खबरें नहीं बल्कि लोगों के निजी जीवन के राज इकट्ठा करता था। जब भी कोई उनके खिलाफ खड़ा होता, रिचेल्यू बस एक इशारा करते कि वे उनके उस गुप्त राज के बारे में जानते हैं। सामने वाला तुरंत घुटने टेक देता था। रिचेल्यू जानते थे कि तलवार से ज्यादा डर सच के उजागर होने में होता है। थंब स्क्रू का इस्तेमाल कैसे करें? जब आपको कमजोरी मिल जाए तो उसे इस्तेमाल कैसे करें? पहला बिंदु, दबाव न डालें, इशारा करें। सीधे धमकी देना खतरनाक हो सकता है। बस उन्हें एहसास कराएं कि आप उनकी ज़रूरत या उनके डर को समझते हैं। दूसरा बिंदु, शून्यता को भरें। अगर किसी को इज्जत की भूख है तो उन्हें खूब इज्जत दें, वे आपकी उंगलियों पर नाचेंगे। तीसरा बिंदु, सुरक्षा का एहसास। अगर कोई किसी बात से डरता है तो उन्हें यकीन दिलाएं कि आपके साथ रहकर वे सुरक्षित है, वे आपके वफादार बन जाएंगे। आज के दौर में व्यवहारिक सलाह, इसे आज की लाइफ और प्रोफेशनल वर्ल्ड में कैसे इस्तेमाल करें? पहला बिंदु, सेल्स और मार्केटिंग। ग्राहक की पेन पॉइंट को पहचानें। क्या वह समय बचाना चाहता है या पैसे? जब आप उसकी असली ज़रूरत पर चोट करते हैं तो सेल अपने आप हो जाती है। दूसरा बिंदु, ऑफिस पॉलिटिक्स। अपने सहकर्मियों के उन शौक या इच्छाओं को जानें जिनके बारे में वे ऑफिस में बात नहीं करते। यह जानकारी आपको उनके करीब लाएगी और ज़रूरत पड़ने पर काम आएगी। तीसरा बिंदु, यूट्यूब और कंटेंट। अपनी ऑडियंस के उस डर को पकड़ें जो उन्हें आगे बढ़ने में रोकते हैं, जैसे गरीबी का डर। जब आप उस डर का समाधान देखते हैं तो वे आपके कट्टर फॉलोवर बन जाते हैं। अब बात करते हैं नियम के अपवाद के बारे में। क्या किसी की कमजोरी का फ़ायदा उठाना गलत है? शक्ति के खेल में सही और गलत से ज़्यादा जीत और हार मायने रखती है। लेकिन याद रखें, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करेंगे तो वह पागल होकर आप पर हमला कर सकता है। इसलिए कमजोरी का इस्तेमाल बहुत ही सफाई और सावधानी से करें। तो दोस्तों याद रखिए, दुनिया का हर इंसान एक चाबी से खुलता है, बस आपको सही ताले के लिए सही चाबी ढूंढनी है। नियम 34, अपने तरीके से शाही बने, सम्मान पाने के लिए राजा की तरह व्यवहार करें।
नियम 34 एक मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित है। दुनिया आपको उसी कीमत पर आंकती है जो आप खुद तय करते हैं। अगर आप खुद को एक मामूली इंसान की तरह पेश करेंगे तो लोग आपको कुचल देंगे, लेकिन अगर आप एक राजा की तरह व्यवहार करेंगे तो लोग झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कमरे में घुसते ही सबका ध्यान अपनी ओर कैसे खींच लेते हैं? उनके पास कोई ताज नहीं होता, फिर भी उनकी उपस्थिति में एक वजन होता है। शक्ति का 34वां नियम कहता है कि आपकी गरिमा और आपका आत्मविश्वास ही आपकी असली सत्ता है। अगर आप खुद को सस्ता दिखाएंगे तो दुनिया आपको वैसा ही समझेगी, लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं और गरिमा के साथ चलते हैं तो लोग मान लेते हैं कि आपके पास कोई ऐसी शक्ति है जो दूसरों के पास नहीं। सम्मान मांगा नहीं जाता, उसे अपने व्यवहार से पैदा किया जाता है। नियम का पालन। कोलंबस का झूठा लेकिन शाही दावा। क्रिस्टोफस कोलंबर एक साधारण जुलाहे का बेटा था, लेकिन उसमें एक राजा का अहंकार और विजन था। जब वह स्पेन के राजा और रानी के पास अपनी समुद्री यात्रा के लिए धन मांगने गया तो उसने एक भिखारी की तरह विनती नहीं की। उसने अपनी शर्तें रखी। उसने मांगा कि उसे एडमिरल का खिताब दिया जाए और खोजी गई जमीनों का हिस्सा मिले। वह ऐसा पेशे आया जैसे वह पहले से ही एक महान विजेता हो। दरबारी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन राजा रानी उसकी शाही छवि से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे सब कुछ दे दिया। कोलंबस जानता था कि अगर वह अपनी औकात साधारण दिखाता तो उसे कभी इतना बड़ा निवेश नहीं मिलता। शाही व्यवहार के 3 स्तंभ। आप एक राजा की तरह कैसे दिख सकते हैं? पहला बिंदु, कभी भी जल्दबाजी न करें। एक राजा कभी भी हड़बड़ाहट में नहीं दिखता। वह धीरे बोलता है, सोच समझकर कदम उठाता है और शांत रहता है। आपकी शांति आपकी ताकत का संकेत है। दूसरा बिंदु, मांगने के बजाय आदेश देना। अपनी वैल्यू खुद तय करें। अगर आप डिस्काउंट या भीख मांगेंगे तो आपकी वैल्यू गिर जाएगी। अपनी शर्तों पर अड़े रहें। तीसरा बिंदु, दूरी और रहस्य। सबके लिए हर वक्त उपलब्ध न रहें। जो चीज़ आसानी से मिलती है उसकी इज्जत कम होती है। अपनी एक्सेसिबिलिटी को कम करें। नियम का उल्लंघन। बहुत ज़्यादा आम दिखने की गलती। फ्रांस के राजा लुई फिलिप ने सोचा कि वे आम जनता के राजा बनेंगे। वे सादे कपड़े पहनते थे, छाता लेकर गलियों में घूमते थे और आम लोगों से हाथ मिलाते थे। नतीजा, जनता ने उनका सम्मान करना बंद कर दिया। उन्हें लगा कि अगर राजा हमारे जैसा ही है तो हमें उसकी क्या ज़रूरत। उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। जब आप अपनी महिमा खो देते हैं तो आप अपनी शक्ति भी खो देते हैं। सादगी अच्छी है, लेकिन शक्ति के खेल में दूरी और शान जरूरी है। आज के खेल में व्यवहारिक सलाह। इसे आज की लाइफ और कैरियर में कैसे इस्तेमाल करें? पहला बिंदु, जॉब इंटरव्यू या मीटिंग। जब आप किसी बड़े क्लाइंट या कंपनी से बात करें तो ऐसे पेश आएं जैसे आप उनकी ज़रूरत हैं, न कि वे आपकी। आपका बॉडी लैंग्वेज शाही होना चाहिए। दूसरा बिंदु, सोशल सर्कल। गॉसिप और छोटी बातों से दूर रहें। जब आप कम बोलते हैं और काम की बातें करते हैं तो लोग आपकी राय को अंतिम फैसला मानने लगते हैं। तीसरा बिंदु, यूट्यूब ब्रांडिंग। अपने वीडियो की क्वालिटी और अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव में एक अथॉरिटी रखें। जब आप खुद को एक एक्सपर्ट की तरह पेश करेंगे तभी दुनिया आपको फॉलो करेगी। नियम का अपवाद। क्या कभी आम दिखना चाहिए? हाँ। नियम 21 यानी मूर्ख दिखने का स्वांग। इसके समय आपको आम दिखना चाहिए, लेकिन याद रखें वह सिर्फ एक नकाब होना चाहिए। आपके अंदर का आत्मविश्वास हमेशा एक सम्राट जैसा होना चाहिए। घमंड और गरिमा के बीच का अंतर समझे। घमंड दूसरों को नीचे दिखाता है, जबकि गरिमा आपको ऊपर उठाती है। तो दोस्तों याद रखिए, दुनिया आपको वैसे ही देखेगी जैसा आप खुद को देखते हैं। अगर आप खुद को राजा मानेंगे तो दुनिया आपको ताज पहनाने का रास्ता खुद ढूंढेगी। नियम 35, समय की कला।
नियम 35 शक्ति के खेल का घड़ी वाला नियम है। यह नियम सिखाता है कि सिर्फ मेहनत और काबिलियत काफ़ी नहीं। अगर आपका टाइमिंग गलत है तो आपकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी सही वक्त पर सही जगह पहुंच जाते हैं और सफल हो जाते हैं, वहीं कुछ लोग सालों रगड़ते रहते हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। शक्ति का 35वां नियम कहता है, कभी भी हड़बड़ाहट में न दिखें। हड़बड़ाहट का मतलब है कि आपका खुद पर और समय पर नियंत्रण नहीं है। हमेशा धैर्यवान दिखें, जैसे आप जानते हो कि अंत में सब कुछ आपके पास ही आएगा। समय को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना हथियार बनाएं। सही वक्त का इंतजार करना और सही पल पर हमला करना ही एक मास्टर खिलाड़ी की पहचान है। समय के 3 प्रकार। रॉबर्ट ग्रीन ने समय को 3 हिस्सों में बांटा है। उन्हें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला बिंदु, प्रतीक्षा का समय। यह वह समय है जब आप अपनी चाल चलने के लिए महीनों या सालों इंतजार करते हैं। इसमें आप अपनी शक्ति बढ़ाते हैं और दुश्मन के कमज़ोर होने का इंतजार करते हैं। दूसरा बिंदु, दबाव का समय। यह वह समय है जब आप अपने दुश्मन को जल्दबाजी करने के लिए मजबूर करते हैं। जब कोई हड़बड़ाहट में होता है तो वह गलती करता है। तीसरा बिंदु, अंत का समय। यह वह सटीक पल है जब आपको अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करना है। अगर आप यहाँ चूके तो पूरा प्लान फेल हो जाएगा। नियम के पालन। जोसेफ फूसे और फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जोसेफ फूसे नाम का एक राजनेता था। वह टाइपिंग का उस्ताद था। जब राजा का दौर था वह राजा के साथ था। जब क्रांतिकारी आए तो वह क्रांतिकारी बन गया। वह कभी भी किसी डूबती नाव पर सवार नहीं होता था। वह तब तक इंतजार करता था जब तक यह साफ न हो जाए कि कौन जीतने वाला है। जब रोबेस्पियर बहुत शक्तिशाली था, फूसे शांत रहा। जैसे ही रोबेस्पियर कमज़ोर पड़ा, फूसे ने हमला किया और उसे सत्ता से हटा दिया। फूसे ने साबित किया कि वक्त का पाबंद होना आपको हर तूफान से बचा सकता है। टाइमिंग सुधारने की 3 तकनीकें। आप समय को अपने काबू में कैसे कर सकते हैं? पहला बिंदु, माहौल को समझें। दुनिया किस तरफ जा रही है? क्या लोग डरे हुए हैं या उत्साहित हैं? लहर के खिलाफ तैरने के बजाय लहर के साथ चलें और सही मोड़ पर अपनी दिशा बदलें। दूसरा बिंदु, दुश्मन की घड़ी को बिगाड़े। अपने प्रतिद्वंदी को ऐसे विकल्प दें कि वह परेशान हो जाए और गलत समय पर अपनी चाल चल दे। तीसरा बिंदु, शांति का मुखौटा। चाहे आपके अंदर कितनी भी बेचैनी हो, बाहर से ऐसे दिखें जैसे आपके पास दुनिया का सारा वक्त है। आपकी शांति दूसरों को डरा देती है। आज के दौर में व्यवहारिक सलाह। इसे आज की लाइफ और बिजनेस में कैसे इस्तेमाल करें? पहला बिंदु, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट। कभी भी फोमो जैसे बचे रह जाने का डर में आकर शेयर न खरीदें। जब सब डरे हुए हों तब इंतजार करें और जब सब लालची हों तब सावधान रहे। टाइमिंग ही पैसा बनाती है। दूसरा बिंदु, कैरियर और प्रमोशन। अपने बॉस से वेतन बढ़ाने की बात तब न करें जब वे तनाव में हो। सही पल वह है जब आपने कंपनी के लिए कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। तीसरा बिंदु, यूट्यूब चैनल। ट्रेंड्स को पकड़ें। अगर कोई टॉपिक वायरल हो रहा है तो उस पर वीडियो बनाने की टाइमिंग बहुत मायने रखती है। एक दिन की देरी आपकी वीडियो को फॉलो अप कर सकती है। नियम का अपवाद। क्या कभी इंतजार नहीं करना चाहिए? हाँ, जब अंत का समय आ जाए और आपको पता हो कि अब हमला करने का मौका है तो 1 सेकंड की भी देरी न करें। तब धैर्य आपका दुश्मन बन जाएगा। साहस के साथ प्रहार करें और खेल खत्म कर दें। तो दोस्तों याद रखिए, घड़ी सबके पास होती है लेकिन वक्त का सही इस्तेमाल सिर्फ खिलाड़ी जानते हैं। समय को अपना दोस्त बनाइए, गुलाम नहीं। नियम 36। उन चीज़ों का तिरस्कार करें जिन्हें आप पा नहीं सकते। उन्हें नज़रअंदाज करना ही सबसे अच्छा बदला है। नियम 36 आपको मानसिक शांति
और अटूट शक्ति देने वाला नियम है। यह नियम सिखाता है कि जब आप किसी छोटी समस्या या दुश्मन को बहुत ज़्यादा भाव देते हैं तो आप उसे बड़ा बना देते हैं। उसे नज़रअंदाज करना ही उसे ख़त्म करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, किसी ने आपकी आलोचना की और आपने उसे जवाब देने में अपना पूरा दिन खराब कर दिया, या आप किसी चीज़ को पाने के लिए मरे जा रहे थे और जब वह नहीं मिली तो आप दुखी हो गए। शक्ति का 36वां नियम कहता है, आप जिस समस्या को स्वीकार करते हैं आप उसे ताकत देते हैं। जब आप अपने दुश्मन से लड़ते हैं तो आप उसे अपने बराबर का दर्जा दे देते हैं, लेकिन जब आप उसे नज़रअंदाज करते देते हैं तो आप साबित करते हैं कि वह आपके समय के लायक भी नहीं है। तिरस्कार एक ऐसा हथियार है जो बिना वार किए सामने वाले को छोटा कर देता है। नियम का उल्लंघन, मैक्सिको का युद्ध और हठ। 1910 के दशक में मैक्सिको के क्रांतिकारी पंचो विला ने अमेरिका की सीमा पर हमला किया। अमेरिकी जनरल पर्शिंग का एक विशाल सेना लेकर उसे पकड़ने निकले। पंचो विला एक छोटा छापामार योद्धा था, लेकिन अमेरिका जैसे ही महाशक्ति ने उसे पकड़ने के लिए लाखों डॉलर और हजारों सैनिक झोंक दिए। वे जितना उसके पीछे भागे, पंचो विला उतना ही बड़ा हीरो बनता गया। अंत में अमेरिकी सेना उसे बिना पकड़े वापस लौट आई। अमेरिका की गलती यह थी कि उन्होंने एक छोटी सी परेशानी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया और पूरी दुनिया के सामने अपनी हार जग जाहिर कर दी। अगर वे उसे नज़रअंदाज करते तो विला की अहमियत खुद ब खुद खत्म हो जाती। तिरस्कार की 3 शक्तियां। आप अपनी समस्याओं और दुश्मनों को कैसे छोटा कर सकते हैं? पहला बिंदु, जवाब न देना। अगर कोई आप पर कीचड़ उछाले तो पलट कर जवाब न दें। आपकी खामोशी उसे पागल कर देगी, क्योंकि उसे यह अटेंशन नहीं मिला जो वह चाहता था। दूसरा बिंदु, अपनी गलती को छोटा दिखाना। अगर आपसे कोई भूल हो जाए तो उस पर बहुत ज़्यादा माफ़ी न मांगे और न ही उसे बार बार दोहराएं। उसे एक साधारण घटना की तरह ट्रीट करें और आगे बढ़ें। तीसरा बिंदु, विकल्प बदलें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिली, जैसे कोई डील या कोई पद, तो यह मत कहिए कि मैं हार गया। उसके बजाय कहिए, मुझे अब इसमें दिलचस्पी नहीं, यह मेरे स्तर का नहीं। इसे आप हार कर भी ऊपर चढ़ते हैं। अटेंशन ही असली करेंसी है। याद रखिए, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ आपका ध्यान है। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आप उसे अस्तित्व देते हैं। जब आप किसी चीज़ से नज़र फेर लेते हैं तो वह आपके लिए मर जाती है। अपने दुश्मनों को अपने दिमाग के किराएदार मत बनाइए। आज के दौर में व्यवहारिक सलाह, इसे आज की लाइफ और डिजिटल दुनिया में कैसे इस्तेमाल करें। पहला बिंदु, सोशल मीडिया ट्रोल्स। अगर कोई आपकी वीडियो पर बुरा कमेंट करता है तो उससे बहस न करें, उसे ब्लॉक करें या नज़रअंदाज करें। बहस करने से उस कमेंट की रीच बढ़ती है। दूसरा बिंदु, ऑफिस की राजनीति। अगर कोई आपके खिलाफ गपशप करता है तो ऐसे पेश आएं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आपकी बेरुखी उसे एहसास कराएगी कि उसकी चालें बेकार है। तीसरा बिंदु, रिश्तों में। अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो अपना काम इतनी बखूबी से करते रहें जैसे वह इंसान वहाँ मौजूद ही नहीं है। आपका सक्सेस ही उनका सबसे बड़ा इंसल्ट होगा। नियम का अपवाद। क्या कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? हाँ, अगर वह समस्या एक कैंसर की तरह है तो धीरे धीरे आपको ख़त्म कर सकती है, जैसे कोई कानूनी मामला। छोटी परेशानियों को नज़रअंदाज करें, लेकिन बड़ी आग को समय रहते बुझा दें। चालाकी यह जानने में है कि कौन सी चीज़ मक्खी है और कौन सा सांप। तो दोस्तों याद रखिए, शिकायत करना कमज़ोरी है, बदला लेना बराबरी है, लेकिन नज़रअंदाज करना मास्टरी है। नियम 37, सम्मोहक दृश्य बनाएं। नियम 37 सत्ता के खेल का सिनेमैटिक नियम है। यह नियम सिखाता है कि लोग तर्कों से कम और उन चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं जिन्हें वे अपनी आंखों से देख सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हजारों साल पुराने स्मारकों या भव्य महलों को देखकर
मंत्रमुग्ध क्यों हो जाते हैं? या कोई एक बड़ी रैली में हजारों लोग एक साथ चिल्लाते हैं? 36 का 37वां नियम कहता है, शब्दों की तुलना में दृश्य कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। जब आप किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो वे आपसे बहस कर सकते हैं, लेकिन जब आप उन्हें एक भव्य नज़ारा, एक शानदार प्रतीक या एक स्पेक्टेकल दिखाते हैं तो उनका दिमाग तर्क करना बंद कर देता है। वे आपकी शक्ति को महसूस करने लगते हैं। अपनी ताकत का ढिंढोरा न पीटें, उसे लोगों की आंखों के सामने साकार कर दें। नियम का पालन। एंटनी और क्लियोपेट्रा की पहली मुलाकात। मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा जानती थी कि उसे रोमन जनरल मार्क एंटनी को प्रभावित करना है। उसने कोई लंबा पत्र नहीं लिखा। उसने एक जादुई नज़ारा तैयार किया। वह एक सुनहरी नाव में बैठकर आई जिसके चप्पू चांदी के थे और पाल बैंगनी रेशम के। चारों तरफ कीमती इत्र की खुशबू थी और वह खुद सौंदर्य की देवी की तरह सजी थी। एंटनी, जो एक सख्त सिपाही था, उस दृश्य को देखकर सुग्ध बुद्ध हो बैठा। क्लियोपेट्रा ने बिना एक शब्द कहे अपनी दृश्य शक्ति से दुनिया के सबसे ताकतवर जनरल उसको अपना गुलाम बना लिया। नज़ारे बनाने के 3 मुख्य तत्व। आप अपनी शक्ति का शो कैसे कर सकते हैं? पहला बिंदु, प्रतीकों का चुनाव। एक झंडा एक खास लोगों या एक विशिष्ट रंग से चीजें बिना बोले बहुत कुछ कहती है। ये लोगों को एक मकसद से जोड़ती है। दूसरा बिंदु, रहस्य और भव्यता। चीजें जितनी बड़ी और रहस्यमयी होंगी, लोग उतना ही प्रभावित होंगे। चाहे वह आपका ऑफिस हो या आपकी प्रेजेंटेशन, उसे थोड़ा ग्रैंड बनाइए। तीसरा बिंदु, भावनात्मक जुड़ाव। दृश्य ऐसा हो जो लोगों के मन में डर, उत्साह या भक्ति पैदा करे। अगर लोग आपके दृश्य को देखकर वाह कहते हैं तो आप जीत गए। नियम का उल्लंघन। सिर्फ तथ्यों पर निर्भर रहना। अगर आप एक लीडर हैं और आप सिर्फ डेटा, फाइलें और ग्राफ दिखाते हैं तो लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं। लोग मशीनों को नहीं, सितारों को फॉलो करते हैं। जब आप अपनी मेहनत या अपनी सफलता को बोरिंग तरीके से पेश करते हैं तो कोई आप पर ध्यान नहीं देता। शक्ति के खेल में सच्चाई से ज़्यादा दिखावा मायने रखता है। जो अपनी चमक छुपाता है वह गुमनामी में खो जाता है। आज के दौर में व्यवहारिक सलाह। इसे आज की डिजिटल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें? यूट्यूब और कंटेंट। सिर्फ जानकारी न दें, बेहतरीन विजुअल्स, 3D ग्राफिक्स और अपनी वीडियो की लाइटनिंग पर ध्यान दें। जब आपकी वीडियो प्रोफेशनल दिखती है तो लोग आपकी बात को सच जान लेते हैं। दूसरा बिंदु, बिजनेस डील्स। जब आप किसी क्लाइंट से मिलें तो आपके कपड़े, आपकी कार और आपकी प्रेजेंटेशन का तरीका सफलता की कहानी बयां करना चाहिए। लोग सफल लोगों के साथ ही काम करना पसंद करते हैं। तीसरा बिंदु, सोशल इवेंट्स। किसी मीटिंग या पार्टी में अपनी एंट्री को थोड़ा प्रभावशाली बनाएं। शांत रहें लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास कराएं। नियम का अपवाद। क्या कभी दिखावा नहीं करना चाहिए? हाँ, जब आप नियम 3 यानी अपनी चालें छुपाना का इस्तेमाल कर रहे हों। अगर आपका दिखावा बहुत ज़्यादा नकली या सस्ता लगेगा तो लोग आप पर हंसेंगे। आपका स्पेक्टेकल गरिमापूर्ण और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। तो दोस्तों, याद रखिए, दुनिया एक रंगमंच है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने तो उन्हें एक ऐसा नाटक दिखाइए जिसे वे कभी ना भूल सकें। नियम 38। अपनी इच्छा अनुसार सोचें लेकिन दूसरों की तरह व्यवहार करें। नियम 38 उन लोगों के लिए एक जीवन रक्षक है जो दुनिया से अलग सोचते हैं। यह नियम आपको सिखाता है कि अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करना अक्सर आत्मघाती हो सकता है। अगर आप समाज की मान्यताओं को खुलेआम चुनौती देंगे तो लोग आपको सुधारने की बजाय आपको कुचलना पसंद करेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी भीड़ के बीच अपनी अलग सच बात सामने रखते हैं तो लोग आपकी तारीफ करने के बजाय आपसे चिढ़ने लगते हैं?
शक्ति का 38वां नियम एक कड़वी सच्चाई बताता है। दुनिया को अपनी नई सोच से ज़्यादा अपनी पुरानी मान्यताओं से प्यार है। अगर आप लोगों को यह दिखाएंगे कि आप उनसे ज़्यादा स्मार्ट हैं या आप उनके रीति रिवाजों को गलत मानते हैं, तो वे आपको घमंडी और आपसे बदला लेने का मौका ढूंढेंगे। असली बुद्धिमानी वह है जो मन में अपनी मौलिक सोच रखता है, लेकिन बाहर से वैसा ही दिखता है जैसा बाकी सब हैं। अपनी विशिष्टता को सुरक्षित रखिए, उसे नुमाइश मत बनाइए। नियम का उल्लंघन, टोमासो कैम्पनेला और सच्चाई का जुनून। 16वीं सदी के एक इतालवी दार्शनिक थे, टोमासो कैम्पनेला। वे बहुत बुद्धिमान थे और समाज की कुरीतियों के खिलाफ थे। उन्होंने खुलेआम चर्च और सरकार की आलोचना की। नतीजा, उन्हें 27 साल जेल में बिताने पड़े और भयानक यातनाएं झेलनी पड़ी। उन्होंने सोचा था कि सच बोलने से बदलाव आएगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने दुश्मनों की संख्या बढ़ाई। अगर वे अपनी सोच को किताबों और चुनिंदा दोस्तों तक सीमित रखते और बाहर से समाज के नियमों का पालन करते, तो वे आज़ाद रहकर अपनी विचारधारा को धीरे धीरे फैला सकते थे। शहीद बनने से शक्ति नहीं मिलती, जीवित रहकर खेल खेलने से मिलती है। मिश्रण की 3 रणनीतियां। भीड़ का हिस्सा दिखते हुए भी अपनी पहचान कैसे बनाएं। पहला बिंदु है सामान्य मुखौटा। समाज के त्योहारों, रिवाजों और सामान्य चर्चाओं में हिस्सा लें। जब आप उनके जैसे दिखते हैं तो लोग आप पर शक करना बंद कर देते हैं। दूसरा बिंदु, अपनी राय को खास लोगों के लिए बचाएं। अपने गहरे विचार सिर्फ उन लोगों के साथ साझा करें जो उन्हें समझने की काबिलियत रखते हों। हर किसी के सामने मोती नहीं बिखेरे जाते। तीसरा बिंदु, विवादों से बचें। अगर कोई ऐसी बात चल रही है जिससे आप सहमत नहीं हैं, तो बहस करने के बजाय मुस्कुराकर चुप रह जाना सबसे बड़ी जीत है। बहस करके आप किसी की सोच नहीं बदल सकते, सिर्फ अपनी शांति को खो देते हैं। बौद्धिक श्रेष्ठता का खतरा। याद रखिए, लोगों को अपनी मूर्खता स्वीकार करने में जितनी तकलीफ होती है, उतनी किसी और चीज़ में नहीं होती। जब आप अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करते हैं, तो आप अनजाने में दूसरों को मूर्ख महसूस कराते हैं, और कोई भी इंसान उस व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो उसे नीचा महसूस कराए। आज के दौर में व्यवहारिक सलाह। इसे आज की सोशल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें। पहला बिंदु, ऑफिस का माहौल। अगर आपकी कंपनी का कल्चर पुराना है, तो अचानक क्रांतिकारी बनने की कोशिश न करें। पहले सिस्टम में फिट हों, सबका भरोसा जीतें और फिर धीरे धीरे बदलाव लाएं। दूसरा बिंदु, पारिवारिक समारोह। पुराने विचारों वाले रिश्तेदारों से बहस न करें। उनकी बातों पर हाँ में सिर हिलाएं और अपने मन में वही करें जो आपको सही लगता है। इससे रिश्ते भी बचेंगे और आपकी ऊर्जा भी। तीसरा बिंदु, यूट्यूब और सोशल मीडिया। अपने वीडियो में सीधे लोगों की मान्यताओं पर हमला न करें। इसके बजाय उन्हें तथ्यों और संभावनाओं के रूप में पेश करें। जब लोग खुद निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो वे बुरा नहीं मानते। नियम का अपवाद। क्या कभी अपनी अलग सोच दिखानी चाहिए? हाँ, सिर्फ तब जब आप इतने शक्तिशाली हो जाएं कि समाज की राय आपके लिए मायने न रखें, जैसे एलन मस्क या स्टीव जॉब्स। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको शुरुआत में आम आदमी का मुखौटा पहनना ही होगा। तो दोस्तों, याद रखिए, एक सुरक्षित घर वही है जिसकी दीवारें मजबूत हों लेकिन खिड़कियां खुली हों। अपने दिमाग को खुला रखिए, लेकिन अपनी जुबान पर समाज का पहरा लगा रहने दीजिए। नियम 39, पानी को हिलाएं मछलियां पकड़ने के लिए। नियम 39 भावनाओं के मनोविज्ञान पर आधारित है। यह नियम सिखाता है कि जो इंसान गुस्से में होता है, वह अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है। अगर आप खुद शांत रहकर अपने दुश्मन को उकसा सकें, तो आप उसे बिना लड़े ही हरा सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब पानी शांत होता है, तो मछली को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वह अपनी पूरी सतर्कता में होती है। लेकिन जैसे ही पानी को हिलाया जाता है और कीचड़ ऊपर आता है, मछली घबराकर दिशा भूल जाती है
और आसानी से जाल में फंस जाती है। शक्ति का 39वां नियम कहता है, क्रोध और भावनाएं रणनीतिक रूप से आत्मघाती होती हैं। आपको हमेशा शांत और निष्पक्ष रहना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने दुश्मनों को गुस्सा दिला सकें और उनकी शांति भंग कर सकें तो जीत आपकी होगी। जब आपका विरोधी गुस्से में आप पर हमला करता है तो वह अपनी रक्षा करना भूल जाता है। जो अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर सकता वह कभी शक्ति का मालिक नहीं बन सकता। नियम का पालन। तालीरैंड और नेपोलियन का गुस्सा। फ्रांस के महान कूटनीतिज्ञ चार्ल्स मोरिस डी तालीरैंड अटूट शांति के उस्ताद थे। जब नेपोलियन बोनापार्ट अपनी हार से बौखलाया हुआ था तो उसने एक बार पूरे दरबार के सामने तालीरैंड को घंटों तक गालियां दी और अपमानित किया। तालीरैंड चुपचाप खड़े रहे, उनके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आई। जब नेपोलियन चिल्लाकर थक गया और वहां से चला गया तो तालीरैंड ने बस इतना कहा, कितने दुख की बात है कि इतना महान व्यक्ति इतना बदतमीज है। उस दिन नेपोलियन ने अपना सम्मान खो दिया और तालीरैंड ने पूरी सभा का विश्वास जीत लिया। नेपोलियन के गुस्से ने उसे कमजोर दिखाया, जबकि तालीरैंड की शांति ने उन्हें और भी शक्तिशाली बना दिया। पानी हिलाने की 3 मुख्य तकनीकें। आप अपने प्रतिद्वंदी को संतुलन से बाहर कैसे कर सकते हैं? बिंदु पहला, अहंकार पर चोट। सामने वाले की किसी ऐसी कमी या डर का मजाक उड़ाएं जिसके बारे में वह बहुत संवेदनशील हो। जब उसका अहंकार आहत होगा तो वह बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करेगा। दूसरा बिंदु, अनिश्चितता पैदा करना। कभी कभी शांत रहना या रहस्यमय व्यवहार करना भी सामने वाले को डरा देता है। जब वह समझ नहीं पाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं तो वह घबराहट में गलत चाल चलेगा। तीसरा बिंदु, उकसावे का जाल। उन्हें कोई ऐसा छोटा फायदा दिखाएं जिसे पाने के लिए वे मर्यादा लांघ जाएं। जैसे ही वे लालच या गुस्से में अपनी पोजीशन छोड़ते हैं, आप उन पर हमला कर सकते हैं। अपनी शांति को हथियार बनाएं। याद रखिए, गुस्सा अक्सर कमजोरी का मुखौटा होता है। जब आप गुस्सा करते हैं तो आप दुनिया को बता देते हैं कि किसी ने आपको प्रभावित कर दिया है। शक्ति का मतलब है प्रभावित करने वाला बनना, न कि प्रभावित होने वाला। आपकी मुस्कुराहट आपके दुश्मन के लिए सबसे बड़ी सजा हो सकती है। आज के दौर में व्यवहारिक सलाह, इसे आज की लाइफ और प्रोफेशनल वर्ल्ड में कैसे इस्तेमाल करें। पहला बिंदु, बिजनेस नेगोशिएशन। अगर सामने वाली पार्टी आप पर दबाव डाल रही है तो शांत रहें, उनकी बातों पर प्रतिक्रिया न दें। जब वे देखेंगे कि उनका प्रेशर काम नहीं कर रहा तो वे घबराकर अपनी शर्तें नरम कर देंगे। दूसरा बिंदु, सोशल मीडिया ट्रोल्स। जो लोग आपको उकसाने की कोशिश करते हैं उन्हें जवाब न देना ही पानी को शांत रखना है। आपकी प्रतिक्रिया ही उनका भोजन है, उन्हें भूखा रहने दीजिए। तीसरा बिंदु, ऑफिस पॉलिटिक्स। अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो गुस्से के बजाय तर्क और प्रोफेशनल व्यवहार का इस्तेमाल करें। आपका संगम आपकी लीडरशिप क्वालिटी को साबित करेगा। नियम का अपवाद। क्या कभी गुस्सा करना चाहिए? हाँ, लेकिन वह दिखावे का गुस्सा होना चाहिए। जब आप जानबूझकर किसी को डराने के लिए गुस्सा दिखाते हैं तो वह एक टूल है, लेकिन जब गुस्सा आपको चलाता है तो वह एक बीमारी है। नकली गुस्सा शक्ति है, असली गुस्सा विनाश है। तो दोस्तों याद रखिए, शिकारी वही जीतता है जो खुद को झाड़ियों में छुपा कर रखता है, न कि वह जो शोर मचाकर शिकार को डरा देता है। शांत रहिए और दुनिया को अपनी धुन पर नाचने दीजिए। नियम 40, मुफ्त के भोजन का तिरस्कार करें। नियम 40 उन लोगों के लिए एक कड़ी चेतावनी है जो डिस्काउंट, फ्री गिफ्ट या एहसानों के पीछे भागते हैं। यह नियम कहता है कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। जो चीज़ मुफ्त दिखती है उसकी असली कीमत अक्सर आपकी आज़ादी या आपके सम्मान के रूप में चुकानी पड़ती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपको फ्री में कुछ देता है तो आपके मन में उसके लिए एक अनजाना सा दबाव पैदा हो जाता है। आप खुद को उसका कर्जदार महसूस करने लगते हैं।
शक्ति का 40वां नियम कहता है, जो चीज़ पाने लायक है उसकी पूरी कीमत चुकाइए। मुफ्त शब्द का एक जाल है, इसके पीछे अक्सर कोई छिपा हुआ मकसद, कोई एहसान या कोई बोझ या कोई मानसिक गुलामी होती है। अपनी कीमत चुकाकर आप न केवल एहसानों से मुक्त होते हैं, बल्कि आप अपनी गरिमा और अपनी शर्तों पर जीने का हक भी सुरक्षित रखते हैं। याद रखिए, सबसे महंगी चीज़ वही होती है जो मुफ्त में मिलती है। नियम का पालन। पेड्रो अल्वाराडो और सोने का लालच। इतिहास में स्पेनिश खोजकर्ता पेड्रो अल्वाराडो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था, लेकिन वह एक चीज़ का उस्ताद था, पैसा खर्च करना। वह कभी कंजूस नहीं करता था। जब उसे किसी का साथ चाहिए होता तो वह उसे कीमती तोहफे देता और उसकी पूरी कीमत चुकाता। वह जानता था कि अगर वह मुफ्त की मदद मांगेगा तो लोग उसे कमज़ोर समझेंगे। पैसे खर्च करके उसने वफादारी खरीदी और अपनी एक ऐसी छवि बनाई जो भव्य और शक्तिशाली थी। उसने साबित किया कि पैसा सिर्फ बचाने के लिए नहीं, बल्कि शक्ति के संचार के लिए होता है। जो दिल खोलकर खर्च करता है, लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। मुफ्त के भोजन के 3 बड़े खतरे। मुफ्त की चीजें स्वीकार करना क्यों खतरनाक है? पहला बिंदु, एहसान का बोझ। जब आप किसी से मुफ्त सेवा या तोहफा लेते हैं तो आप भविष्य में उसे ना कहने की ताकत खो देते हैं। वह इंसान आपको अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। दूसरा बिंदु, गुणवत्ता से समझौता। मुफ्त की चीज़ अक्सर बेकार होती है। जब आप पूरी कीमत चुकाते हैं तो आप बेहतरीन की मांग करने का हक रखते हैं। तीसरा बिंदु, छवि का नुकसान। मुफ्तखोर या कंजूस इंसान का समाज में कोई सम्मान नहीं होता। शक्ति उन लोगों के पास होती है जो अपनी कीमत जानते हैं और उसे चुकाने का दम रखते हैं। पैसे का सही इस्तेमाल, शक्ति का ईंधन। याद रखिए, पैसा एक ऊर्जा है। इसे दबाकर रखने वाला अपनी शक्ति को रोक देता है। पहला बिंदु, उदारता। अपने लक्ष्य को पाने के लिए रणनीतिक रूप से पैसा खर्च करें। सही लोगों को सही वक्त पर दिया गया इनाम आपको लाखों का फायदा पहुंचा सकता है। दूसरा बिंदु, पूर्ण भुगतान। हमेशा अपनी सेवाओं का पूरा पैसा दें। इससे आप मार्केट में एक विश्वसनीय नाम बनते हैं। आज के दौर में व्यवहारिक सलाह। इसे आज की डिजिटल लाइफ और कैरियर में कैसे इस्तेमाल करें? पहला बिंदु, नेटवर्किंग और मेंटरशिप। अगर आप किसी सफल व्यक्ति से सलाह लेना चाहते हैं तो उन्हें लंच पर ले जाएं या उनकी किसी सर्विस के लिए पे करें। मुफ्त की सलाह अक्सर सतही होती है। दूसरा बिंदु, सोशल मीडिया और ऑफर्स। उन फ्री कोलैबोरेशन से बचें जो आपके ब्रांड की वैल्यू कम करते हैं। अगर कोई ब्रांड आपको फ्री प्रोडक्ट दे रहा है तो याद रखें कि वे बदले में आपकी ऑडियंस का भरोसा चाहते हैं। पर्सनल फाइनेंस, गेट रिच क्विक। इस स्कीम और फ्री टिप्स से दूर रहें। असली वेल्थ नॉलेज और मेहनत की कीमत चुकाकर ही आती है। नियम का अपवाद। क्या कभी मुफ्त की चीज लेनी चाहिए? हाँ, सिर्फ तब जब आप देने वाले हों। नियम 27 और नियम 32 को याद करें। दूसरों को फ्री का लालच देकर उन्हें अपने जाल में फंसाना एक बहुत बड़ी रणनीति है, लेकिन खुद कभी उस जाल में न फंसे। खिलाड़ी बने, मोहरा नहीं। तो दोस्तों, याद रखिए, अपनी आज़ादी और अपनी गरिमा का कोई डिस्काउंट नहीं होता। अपनी कीमत खुद तय करें और उसे शान से चुकाएं। धन्यवाद।